सभी परिचित और अपरिचित मित्रों को नमस्कार। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला और क्लिक करके आप इस चैनल पे पहुँचे। इस ऑडियो को सुनने के लिए आपने समय और डेटा खर्च किया। मित्रों, आज मैं आपको एक छोटी सी पौराणिक कथा सुनाता हूँ, पुरानी कथा सुनाता हूँ। कथा हमारी पृथ्वी की है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को रचा, अपनी पुत्री के रूप में रचा, और उसके बाद उन्होंने मनुष्यों को रचा और सभी चीज़ों को रचा। और कालांतर में ऐसा हुआ कि मनुष्यों को पृथ्वी पे रहने का बहुत बड़ा अमूल्य सौभाग्य मिला और मनुष्यों ने पृथ्वी पे जगह बनाकर रहना शुरू किया। शुरुआत एक मनुष्य से हुई होगी, 2-4 मनुष्यों से हुई होगी, 10-20 मनुष्यों से हुई होगी। मनुष्यों ने जंगल साफ करके और मकान बनाने, बस्तियां बसानी शुरू की। तो पृथ्वी भी प्रसन्न है, मनुष्य भी प्रसन्न हैं, पृथ्वी के पिता ब्रह्मा भी प्रसन्न है कि ठीक हो गया, जो जो रच दिया गया वो अपनी अपनी जगह स्थित है। जहाँ जो यथा योग्य स्थान पर जिसको रखा गया है, वैसे सब अपना काम कर रहे हैं, अपना रह रहे हैं। धीरे धीरे मित्रों, इंसानों की नज़र में इस कन्या की कीमत, इस कन्या की कद्र कम होती गई। और बाद में तो ऐसा हो गया, कुछ हज़ारों सालों के बाद, कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी का एक पल कुछ हज़ार वर्षों का होता है। तो कुछ ही पलों के बाद, यानी कुछ ही हज़ार वर्षों के बाद, इस कन्या का हाल बहुत ख़राब हो गया। मनुष्यों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अचानक बढ़ गई। और उसके बाद उस कन्या के साथ दुर्व्यवहार का सिलसिला शुरू हुआ। दुराचार, मैं इसको कहूँगा, दुराचार का सिलसिला शुरू हुआ। कुदरत ने और ब्रह्मा जी ने मित्रों एक ब्लूप्रिंट बनाया था। उस ब्लूप्रिंट में ये था कि मनुष्य पृथ्वी पर कुछ धर्म का पालन करते हुए रहेंगे। और वो धर्म सिर्फ ये नहीं था कि सदा सत्य बोलो, किसी से धोखा मत करो, किसी की वस्तु मत छीनो। सिर्फ ये धर्म नहीं था। धर्म में ये भी शामिल था, एक बड़ा हिस्सा धर्म का ये भी था कि जिस धरती पे रहो, जिस ज़मीन पे रहो, जिस वातावरण में रहो, जिस जगह पे रहो, उसको साफ रखो। उसके साथ जो व्यवहार होना चाहिए, जो धर्म सम्मत व्यवहार है, वो करो। जैसे हम नदी में कचरा बहाना अधर्म मानते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे विषय थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसा ब्लूप्रिंट था कि हमें ये धर्म करना है और वो अधर्म नहीं करना है, अपने पृथ्वी के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, जिनके सहारे हम यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके सहारे हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, पल रहे हैं। लेकिन मनुष्यों की मति मित्रों बाद में भ्रष्ट हो गई और इतना दुर्व्यवहार, इतना दुराचार पृथ्वी के साथ होने लगा कि ये जो साल चल रहा है, ये साल चलते चलते, ये साल आते आते पृथ्वी को परेशान होकर अपने धर्म भाई को न्योता देना पड़ा। पृथ्वी को अपने धर्म के भाई को यहाँ बुलाना पड़ा, जिसका नाम कोरोना है। और अपने भाई से निवेदन किया कि मेरी रक्षा करो, मुझे बहुत ज़्यादा अधर्म का सामना करना पड़ रहा है, दुराचार का सामना करना पड़ रहा है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक हद से ज़्यादा, आप देखिए, कुदरत ने इंसान को ज़मीन की, अर्थ की ऊपर वाली पपड़ी पे रखा और पेट्रोल को कुछ किलोमीटर नीचे रखा। इंसान को ऊपर रखा जहाँ पेड़ पौधे, शुद्ध हवा, शीतल हवा, शुद्ध जल पीने का, नदियों का, झरनों का जल, सागर बहते हुए, लहराते हुए सागर,
जहाँ चंद्रमा की किरणें भी सीधी पहुँचें, सूरज की किरणें भी अवेलेबल हों, हर शय, हर चीज़ जो सुंदर है, जो अच्छी है, ब्यूटीफुल है, वो इंसान को मुहैया थी। और कुछ चीज़ें उन्होंने अर्थ के भीतर छुपा के रखी, जिसमें लावा है ज्वालामुखियों का, जिसमें पेट्रोल है, क्रूड ऑयल, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, लोहा है, जिंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इंसानी ज़िंदगी से दूर रखा गया, नीचे गहराई में रखा गया, क्योंकि उनका ज़िंदगी के साथ मेल नहीं बैठने वाला था। लेकिन धीरे धीरे जब इंसानों की तादाद बहुत बढ़ गई और इंसानों की सहज समझ, यानी कि आप कहेंगे, मैं इस पे कॉमन सेंस का नाम दूंगा, कॉमन सेंस जब बहुत कम हो गई, कॉमन सेंस का इस्तेमाल होना जब बहुत कम हो गया, तो वो दिन आया जब इंसान ने नई से नई, ताज़ा से ताज़ा इन्वेंशंस करनी स्टार्ट की। जिस ब्लूप्रिंट के साथ उसको भेजा गया था, जिस डिज़ाइन के साथ, जिस इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ उसको अर्थ धरती इस्तेमाल करने को दी गई थी, उसने इंस्ट्रक्शन मैनुअल फाड़ के फेंक दिया और उसने मनमर्जी करनी शुरू की। उसने धर्म से हट के अधर्म करना शुरू किया। उसने वो सारी बातें, वो सारी हिदायतें भुला दी जो उसको बिल्कुल सहज समझ आनी चाहिए थी कि मुझे, अगर मान लीजिए मुझे आपको एक मकान किराए पे रहने के लिए मिला है, तो आप उस मकान की बुनियाद तो खाली नहीं कर देंगे ना, आप उस मकान की दीवारों में बहुत बड़े बड़े होल नहीं कर देंगे ना, आप उस मकान का जो छत है उसको तोड़ नहीं देंगे, है ना। हमारे इस पृथ्वी के मकान की छत है हमारी ओजोन लेयर, हमारे एटमॉस्फेयर की वो लेयर्स जो हमारी रक्षा करती हैं, हमने उसको भी डैमेज किया। तो जब ऐसा हुआ, शायद मेरे मित्रों को ये ना पता हो कि इंसान लगभग 100 मिलियन बैरल एक दिन का पेट्रोल धरती के नीचे से निकाल देते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, 100 मिलियन बैरल्स अ डे। इसका मतलब होता है 10 करोड़ बैरल एक दिन में। 10 करोड़ बैरल एक दिन में हम क्रूड ऑयल, कच्चा तेल धरती के नीचे से निकाल के नीचे जगह खाली कर देते हैं। वो जो ऑयल को निकलने के बाद, ये एक दिन का है 10 करोड़ बैरल। वहाँ से ऑयल निकलने के बाद जो जगह खाली होती होगी, जो वैक्यूम क्रिएट होता होगा, उसका स्थान लेने के लिए फिर आसपास की गैसें या आसपास की कुछ और चीज़ वहाँ आने की कोशिश करेगी डेफिनेटली, क्योंकि वैक्यूम तो रह नहीं सकता कहीं पर भी। ऐसे ही हम लोग बहुत सारा लाखों क्विंटल लोहा हर महीने निकाल देते हैं, हर महीने, और इससे नीचे एक वैक्यूम पैदा होता ही है, डेफिनेटली होता ही है ना। धीरे धीरे हमारे मनुष्यों के साथ ये हुआ कि हमारे ख़ास तौर पे हमारे पास एक नस्ल पैदा हुई मनुष्यों की, जिसका नाम वैज्ञानिक था, और दूसरी नस्ल पैदा हुई जो सबसे ज़्यादा 2 नस्लें जिम्मेदार हैं इस पृथ्वी के सवा सत्यानाश के लिए। सत्यानाश तो कर ही चुके, अब सवा सत्यानाश का दौर चल रहा है। ये 2 नस्लें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, पहली वैज्ञानिक, दूसरी राजनेता। इन्होंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत तरक्की की, बहुत रिसर्च किया, बहुत साइंस पढ़ा, बहुत साइंस की खोजबीन करी, गहरे से गहरे राज ढूंढ लिए, गहरे से गहरी स्टडी कर ली, रिसर्च कर ली, पीएचडी बार बार कर ली। और इन्होंने ये बिल्कुल ख्याल नहीं, मैं तो कह भी नहीं पाऊंगा इस बात को, कितनी बड़ी हैरानी की बात है, कितनी बड़ी कॉमन सेंस की एब्सेंस है। ये अपने मुंह से कहते हैं कि क्रूड ऑयल और इस तरह के जो दूसरे रिसोर्स हम नीचे से खोद खोद के निकालते जा रहे हैं वो लिमिटेड हैं, दे आर पेरिशेबल। और उन्होंने तो कैलकुलेशन भी कर रखी है कि शायद कुछ साल हैं हमारे पास और इतना ऑयल और बचा है बस। तो पेट्रोल सिर्फ एक उदाहरण है। इसके अलावा हम और जो भी हमें हाथ लगता है, जो भी हम स्कैन कर सकते हैं पृथ्वी के ऊपर से कि इसके गर्भ में क्या क्या है, हम अपनी माता के गर्भ से ही चीज़ें खोद खोद के निकालते जा रहे हैं। बड़ी से बड़ी मशीनें हमने लगा रखी हैं और कॉमन सेंस की एब्सेंस यहाँ पे है।
कॉमन सेंस की एब्सेंस मित्रों ये है, अगर मैं अपने मकान की बुनियाद खाली करता जाऊं तो क्या मुझे इतना भी समझ नहीं आएगा कि दीवार एक दिन नीचे बैठेगी? वैज्ञानिक तर्क दे सकते हैं कि रमनीक जी, रमन कुमार जी, ये जो तेल निकालने के बड़े से बड़े कुएं हैं वो तो हमने समंदर में लगाए हैं, वो तो समंदर में है, वहाँ कोई शहर थोड़ी है जो नीचे बैठ जाएगा। भले मानसो, हे कॉमन सेंस के दुश्मनों, आप जब समंदर के नीचे से 10 करोड़, मान लीजिए 10, दुनिया के सारे समंदरों में ही संयंत्र लगे हैं, मान लीजिए 10 करोड़ बैरल एक दिन में आप निकाल देंगे, तो समंदर का भी एक बेड होता है, समंदर की भी एक तलैटी होती है, उस तलैटी के नीचे आपने वैक्यूम कर दिया। अब उस वैक्यूम की जगह लेने के लिए कुछ तो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगी, या कुछ गैसेस उसकी तरफ आएंगी, या कुछ और चीज़ उसकी तरफ आएगी, क्योंकि अर्थ जो है वो नीचे से खोखली नहीं है, ये पैक है नीचे से। चाहे वो गैसों के दबाव से पैक है, कहीं गैसों के दबाव से पैक है, कहीं ठोस पदार्थों से पैक है, कहीं लिक्विड से पैक है, तो कुछ तो हिलेगा। और कितना कितना अमाउंट है ये, कितना वजन है ये 10 करोड़ बैरल पर डे। यानी कि 1950 से लेके अब तक, मैं कल देख रहा था कहीं, कुछ 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा हम पेट्रोल जला चुके हैं। तो अगर वो ओशियन का बेड नीचे बैठता है तो ओशियन में सुनामी नहीं आएगी क्या? 8-10 साल पहले जापान में सुनामी आई थी, बड़े बड़े रिसर्च पेपर छपे, बड़े बड़े दिमाग लगाया गया कि ये सुनामी आई कैसे। क्या आपको कहीं से समझ आया? क्या किसी WHO ने या यूनाइटेड नेशंस ने या नोबेल प्राइज़ वालों ने या किसी एक वैश्विक संस्था ने, विश्व की किसी संस्था ने, क्या ये बहुत कड़ी वार्निंग दी कि हमें ऑयल निकालना या ये जिसको माइनिंग कहते हैं ये कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा? और अगर वार्निंग दी भी तो उसको माना किसने? किसी ने भी नहीं। उतना ही ऑयल निकल रहा है, उतना ही दूसरी चीज़ें निकाली जा रही है नीचे से। और जापान की सुनामी जब समुद्र तट तक पहुंची, आपको याद होगा बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी कि वो समंदर के किनारे उन्होंने रेडियो एक्टिव परमाणु रिएक्टर्स लगाए हुए थे। ये तो भला हो, किस्मत अच्छी थी, कोई दिन अच्छा था कि वो रेडियो एक्टिव तक नहीं पहुंची सुनामी, वरना जापान के कुछ शहरों का पानी और ज़मीन आने वाले कई सालों के लिए, हमेशा के लिए कई सालों के लिए रेडियो एक्टिव हो जाता। वहाँ बसना मुश्किल था फिर लोगों का। उसके बाद भी हम नहीं समझे कि सुनामी आई कैसे। आप अर्थ के नीचे खोखला करते जाएंगे, लाखों टन चीज़ें निकालते जाएंगे, तो एक लिमिट है, और वो भी रोज़ाना। तो वैक्यूम पैदा होता है जी, उससे हम भूल गए। हम बड़े वैज्ञानिक हैं, हमारी बड़ी तरक्की है जी, हम मंगल ग्रह पे पहुंचे हुए हैं, हमारे में होड़ चल रही है कि मंगल पे पहुंचने के बाद आदमी कौन उतारेगा वहाँ सबसे पहले, और फिर बृहस्पति पे पहुंचेंगे। लेकिन हम अपनी पृथ्वी के साथ जो दुराचार कर रहे हैं, क्या आपको समझ आता है कि कॉमन सेंस है? अब तो वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल खोज लिया। आपने सुना होगा 2-3-4 साल पहले एक नोबेल प्राइज मिला है उस वैज्ञानिक को जिसने गॉड पार्टिकल खोजा है। मतलब हम साइंस में पढ़ते थे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटम के अंदर यही 3 चीज़ें होती हैं। अब उन्होंने इससे भी आगे जाके ढूंढ लिया है गॉड पार्टिकल। और गॉड पार्टिकल से क्या बनाएंगे आप? गॉड पार्टिकल आपने ढूंढ लिया, बहुत बहुत सुंदर बात है, मैं क्लैप करता हूँ इसके लिए। लेकिन आपको गॉड के रूप में जो हेवन मिला हुआ था रहने के लिए, आपको जो किराए पे एक बहुत बड़ा, बहुत ही यूनिवर्स का सबसे शानदार रिजॉर्ट दिया गया था, उस रिजॉर्ट का नाम पृथ्वी है। हमने उस रिजॉर्ट का क्या हाल किया है? आपको कुछ समय यहाँ रुकने का कब्जा दिया गया था इस पृथ्वी पे, और हमने अमानत में इतनी खयानत करी है। कहाँ हैं एप्पल के CEO टिम कुक? कहाँ हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स? कहाँ हैं बड़े सियाने लोग जिनको बड़े बड़े प्राइज़ मिलते हैं दिमागों के लिए?
आपको पता है, हर महीने एक रिपोर्ट थी, उसके अनुसार हर महीने पृथ्वी से 5 पंछी या पशु, कोई भी एग्जॉटिक 5 एनिमल्स या बर्ड्स, इसकी प्रजातियां अर्थ से एक्सटिंक्ट हो रही हैं, गायब हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। और वो अपनी गति से, नेचुरल तरीके से, कुदरती बहाव में विलुप्त नहीं हो रही हैं। वो आक्रमण करके मनुष्यों की मौजूदगी के कारण, मनुष्यों के एक्सेसिव कार्बन फुटप्रिंट के कारण एक्सटिंक्ट हो रही हैं। हर महीने 5। मुझे किसी ने बताया कुछ दिन पहले कि हर घंटे में हम 1 स्क्वायर किलोमीटर जंगल साफ कर देते हैं पृथ्वी पे। वाह, ये हमारी कॉमन सेंस है, ये मनुष्य जाति की कॉमन सेंस है। अपने ही मकान की बुनियाद को खाली करते जा रहे हैं। और खुशी किस बात की है, ग्लोबल विलेज बन गया जी। हमारे पास शानदार से शानदार आविष्कार मौजूद हैं। इस वक्त हम बड़े शान से, कभी आप सुना कीजिए इनकी स्पीचेस जो होती हैं, इनकी स्पीच सुन के देखिए। हम यूनिवर्स के सबसे समझदार प्रजाति हैं। जब मैं वो वाइट पेपर सुन रहा था एक दिन टीवी पे, एक महिला थी जो इसके ऊपर बात कर रही थी कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे, कुछ मुल्क इकट्ठे होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे जिसको कोई भी मुल्क किराए पे इस्तेमाल कर सकेगा अपनी स्पेस की रिसर्च के लिए। तो उसने बड़ी अच्छी लाइन बोली कि हम संसार के सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं। ये हमारी इंटेलिजेंस है, ये हमारी इंटेलिजेंस है। हमने क्या किया हुआ है, हमारी कॉमन सेंस को हो क्या गया है। खैर चलो, मैं अब इसके ऊपर आऊँगा। एक छोटी सी और आपको वैज्ञानिकों की कारस्तानी बताता हूँ। मैंने सुना है कि अमेरिका में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इंसान कितना परेशान है, भीतर की परेशानी उसके बाहरी कामों में साफ झलकती है। पहली बार अमेरिका में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और एक गांव के पास जब वो रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था तो अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ देखने गया था। उसने देखा कि जहाँ रेलवे लाइन बिछ रही है उसके पास में ही एक बूढ़ा आदमी बहुत उदास होकर बैठा है। तो राष्ट्रपति ने कहा, तुम जानते हो ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है काम? उसने कहा, जी हाँ, हमने सुना है पहली बार संसार में कोई रेलगाड़ी बनी है, उसकी लाइन बना रहे हैं। और ये कह के वो उदास हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उससे पूछा, भाई क्या बात हुई, तुम उदास हो गए? उस बूढ़े ने कहा, जी देखिए, ये कह रहे हैं कि ये सुबह मुझे शहर ले जाएगी और मैं रात तक शहर से वापस भी आ जाऊंगा। 1 घंटे में शहर पहुंच जाएगी और मैं 1 घंटे में शाम को वापस आ जाऊंगा। कोई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली है, तो बहुत स्पीड है। तो राष्ट्रपति ने कहा, इसमें परेशानी क्या है, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। उसने कहा, नहीं जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सुबह लकड़ी काटने का मेरा काम है, लकड़ी काट के शहर बेचता हूँ। मैं सुबह लकड़ी काट के निकलता हूँ, कोई मुझे दोपहर हो जाती है शहर तक पहुँचते और शाम तक अपना लकड़ी बेच बाच के मैं वापस चलना शुरू करता हूँ और मैं रात तक अपने गांव पहुँच जाता हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि तुम शायद अच्छे से नहीं जान पाए हो, ये गाड़ी तुम्हें दोपहर को ही वापस ले आएगी। तुम्हें रात कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रात को लेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात को लेट आने में बहुत सारे देरी से आते हो, रात को ख़तरा भी होता है रास्ते में, तो ये तुम्हें जल्दी ही दोपहर 12 बजे तक ही वापस ले आएगी। तो बूढ़े ने कहा, यही मेरी उदासी का कारण है कि बाकी आधा दिन जो मेरे पास बचेगा मैं क्या करूँगा। उसके मन में ये ख्याल ही नहीं आया कि आधा दिन बचेगा मैं उसमें भी कुछ प्रोड्यूस कर लूँ। तो आदमी ने हर इन्वेंशन की है। उसने टाइम बचाने के लिए फ़्लाइट्स बनाई, टाइम बचाने के लिए ट्रेन्स बनाई, टाइम बचाने के लिए मोबाइल को फास्ट किया। तो अच्छी कॉमन सेंस तो ये होती कि जो टाइम बचेगा उसका हम कुछ और सदुपयोग करेंगे, कुछ और अच्छा यूटिलाइजेशन करेंगे। ये तो कोई टाइम बचाने का तरीका ना हुआ कि टाइम सेव किया, अपना ट्रैवलिंग टाइम कम कर लिया और जो बाकी टाइम बचा उसमें भी ट्रैवल किया।
एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा लेटेस्ट, जो पक्की खबर है। दुनिया के सबसे ज़्यादा व्यस्त 2 शहर हैं, सबसे ज़्यादा कमर्शियली ऑक्यूपाइड, कमर्शियली एक्टिव 2 शहर हैं जिनको हम संसार की कमर्शियल कैपिटल्स कह सकते हैं। वो हैं न्यूयॉर्क और लंदन। इन दोनों के बीच में इतनी फ़्लाइट्स हैं, इन दोनों के बीच में सारी फ़्लाइट्स सैचुरेट हो चुकी हैं। इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं और इतने ज़्यादा लोग हैं ट्रैवल करने वाले। तो हमारे महान और शानदार इंटेलिजेंट वैज्ञानिकों ने एक नया काम शुरू किया है। अभी पिछले 3-1 साल से इस प्रोजेक्ट की चर्चा थी। 1 साल से लगभग इसका पेपर वर्क पूरा हो गया और इसके ऊपर एक्चुअल काम शुरू हो गया है। वो प्रोजेक्ट ये है कि प्लेन से अगर न्यूयॉर्क और लंदन के बीच में जाते हैं तो 2 से 3 घंटे लगते हैं। अब मनुष्य चाहता है कि वहाँ इन 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 1 घंटे में कवर की जाए। उसके लिए वो समंदर के नीचे एक टनल बना रहे हैं जिसमें वो वैक्यूम में रेलगाड़ी चलाएंगे। उस टनल में वैक्यूम होगा। वैक्यूम इसलिए भी काम आएगा कि टनल जब 1000 की स्पीड से जब वो ट्रेन चलेगी तो टनल की हवा और ट्रेन के बीच में जो रगड़ पैदा होगी उससे वो ट्रेन जल सकती है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसमें वैक्यूम में चलाएंगे ट्रेन को। ट्रेन के अंदर हवा होगी सांस लेने के लिए, लेकिन ट्रेन और टनल के बीच में वैक्यूम होगा। और उसको जो ड्राइविंग फोर्स है, टनल जिस चीज़ से वो टनल चलेगी, जिस चीज़ से वो टनल खींची जाएगी, ट्रेन खींची जाएगी, वो भी वैक्यूम है। कितनी कमाल की बात है मित्रों। 1 घंटे में न्यूयॉर्क से लंदन हम पहुंच जाया करेंगे। सिर्फ 2-3 घंटे बचाने के लिए हम ये करेंगे। हालांकि प्लेन भी जो उड़ता है वो 500 से ऊपर की स्पीड से उड़ता है, 700 की स्पीड से शायद। लेकिन इन दोनों एयरपोर्ट्स में इतना बिजी ट्रैफिक है कि वो चाहते हैं कि अब एक तीसरा रूट निकाला जाए, जो उन्होंने टनल नीचे बनाई है। उनको कोई समझ नहीं इस बात की, कोई ख्याल ही नहीं इस बात का कि इससे समंदर के नीचे वाले जीवों पे कुछ असर होता होगा या कुछ और फ़र्क पड़ेगा समंदर को या नहीं पड़ेगा। इसका कोई मतलब नहीं। इसका साइड इफ़ेक्ट्स जब सामने आएंगे तो फिर हम उसकी भी रेमेडी निकालेंगे, उसका भी इलाज निकालेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। अभी तो मौका है जश्न मनाने का कि हमने ये इन्वेंशन कर ली। हमने इस वक्त हम ये संसार की सबसे महत्वाकांक्षी पब्लिक ट्रांसपोर्ट परियोजना पे काम कर रहे हैं। इस पे काम करने वाले वैज्ञानिकों को, आर्किटेक्ट्स को संसार का सबसे ज़्यादा मेहनताना दिया जाएगा। ये उनके लिए ज़्यादा बड़ी कंसर्न है, बजाय इसके कि वो ये सोचें कि इसका फ़ायदा क्या है, इससे हमें और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा समंदर पे या और चीज़ों पे, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है। आदमी के मन की आपाधापी का ये परिणाम है। आदमी के मन की आपाधापी का ये परिणाम है। खैर, अब मैं आपको बताऊं, कुछ समय से हमारी जो माता है पृथ्वी, वो मुस्कुरा रही है। आज अगर पृथ्वी एक महिला के रूप में, कन्या के रूप में आपके सामने आए तो आप उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट देखेंगे, ऐसा प्रसाद और सौंदर्य और खुशी देखेंगे कि उसको ये हासिल हो गया जो 100 साल से, लगभग 100 साल से, जब से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये साइंटिफिक खोजें, साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिकों के जब से आविष्कार शुरू हुए हैं तब से लेके अब तक, पिछले कम से कम 100 सालों में इतना साफ़ मौसम, इतना साफ़ पानी, इतने साफ़ पहाड़, इतना शुद्ध हवा कभी नहीं था जितना अब है। तो पृथ्वी को मुस्कुराता देख के मैं बहुत खुश हूँ। आज पृथ्वी अपने सभी मनुष्यों को गले लगाना चाहती है कि धन्यवाद मनुष्यों। और उससे भी पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये कारनामा पृथ्वी को राहत पहुंचाने का, पृथ्वी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई है वो पृथ्वी के धर्म भाई ने लाई है। पृथ्वी के धर्म भाई का नाम कोरोना है। तो मेरे मित्रों ने, मुझे 1-2 मित्रों ने कहा कि कोरोना के ऊपर भी कुछ बोलना अच्छा रहेगा। कोरोना के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं कि हमारी कॉमन सेंस गायब होने का, हमारी कॉमन सेंस, मनुष्य जाति की कॉमन सेंस के
खराब हो जाने का साइड इफेक्ट है कोरोना। ये हमारा परिणाम है, ये हमारी अचीवमेंट्स, ये हमारी खोजें, हमारी एम्बिशंस, हमारी महत्वाकांक्षाओं का। एक बहुत सियाने व्यक्ति ने कहा था, अर्थ हैज़ सफिशिएंट रिसोर्सेज टू फुलफिल द स्टमक्स ऑफ एनी नंबर ऑफ पीपल। असंख्य लोगों का स्टमक ये पृथ्वी भर सकती है। असंख्य माने जितने लोग इस पृथ्वी पे हैं। ये बात ज़रूर उस वक़्त कही गई होगी जब पृथ्वी पे 7 अरब लोग नहीं थे। मगर पृथ्वी पे इतने संसाधन नहीं हैं कि वो एक भी आदमी की महत्वाकांक्षा का पेट भर सकें। आदमी की महत्वाकांक्षा का वाकई कोई अंत नहीं है, और ये मैं अच्छे से समझता हूँ, ये मैं अच्छे से आप भी जानते हैं कि आदमी की महत्वाकांक्षा का एक ही इलाज है, और वो है ध्यान। ध्यान कहिए, धर्म कहिए, ध्यान का धर्म कहिए, धर्म का ध्यान कहिए। मनुष्य को अपने भीतर स्थित होना होगा, मनुष्य को शांत होना होगा। मैं बड़े बड़े प्रोफेसर्स को देखता हूँ, बहुत बुद्धिजीवी लोगों को देखता हूँ टीवी पे और कभी कभी इंटरनेट पे। मैं उनके चेहरे पे शांति नहीं पाता हूँ। उसी का कारण है, देखिए कितनी बड़ी कॉमन सेंस का अभाव है कि एक दिन में, मैं नहीं मानता, आप सहमत होंगे मेरी बात से, एक दिन में इस पृथ्वी पे 1 करोड़ गाड़ियाँ 4 व्हीलर प्लस 2 व्हीलर बिक जाते होंगे। पूरी पृथ्वी पे 1 करोड़ व्हीकल्स, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 6 व्हीलर, 18 व्हीलर, टोटल मिला के 1 करोड़ व्हीकल्स सड़क पे आ जाते होंगे ना। वो 1 करोड़ व्हीकल्स में जो लोहा लगा है वो कहाँ से आया? नीचे से आया। नीचे जो सेटअप था, जब अर्थ बनी होगी, वो सेटअप हमने सारा हिला दिया होगा अब तक तो। और हम कोई 50-100 साल से तो गाड़ियां बना ही रहे हैं, और गाड़ियों के अलावा हैवी मशीनरी बना रहे हैं। मुझे पहली बार पता चला था जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जहाज़ों की टक्करें मारी गई थी, तब मुझे पता चला था अचानक कि जहाज़ में 20,000 लीटर पेट्रोल होता है, एक जहाज़ में। और एक दिन श्रीमान अमिताभ बच्चन ने अपने फेसबुक पे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें रात के अंधेरे में ये दिखाया गया था कि पूरी पृथ्वी के ऊपर, आप मेरा यकीन कीजिए, ये ढूंढ सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा, पूरे ग्लोब के चारों तरफ जो फ्लाइट्स उड़ रही हैं, किसी भी एक वक्त पे जो फ्लाइट्स उड़ रही हैं, वो उतनी हैं जितनी मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियाँ होती हैं। आप देख सकते हैं। मैं कुछ दिन पालम एयरपोर्ट के पास रहा दिल्ली में, तो मैंने देखा, मैंने चेक किया, काउंट किया, लगभग हर 5-6 मिनट में एक फ़्लाइट उड़ती है दिल्ली एयरपोर्ट से। और दिल्ली संसार के व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में से एक नहीं है। जब आप वो ग्लोब के ऊपर उड़ते हुए जहाज़ देखेंगे, जहाज़ों की संख्या देखेंगे, और आप ये ख्याल करेंगे कि 20,000 लीटर कम से कम पेट्रोल एक जहाज़ में है, तब आपको आदमी का अंधापन समझ आएगा। आदमी इन्वेंशंस बनाता है, जहाज बनाता है, नए से नया पेट्रोल फूंकने का तरीका बनाता है। क्या कारण था कुदरत ने पेट्रोल को, क्रूड ऑयल को हमसे दसियों किलोमीटर नीचे रखा? क्या पेट्रोल समुद्रों में नहीं हो सकता था? क्या क्रूड ऑयल को कुदरत समुद्रों में ना भर सकती थी? समुद्रों में उसने पीने लायक पानी भरा है, हमने उसको भी पोल्यूट कर रखा है। क्या क्रूड ऑयल नदियों में नहीं बह सकता था? जैसे नदी, आपने देखा है नदियों के पहाड़ों से झरने निकल पड़ते हैं। हमारे यहाँ शहर में पहाड़ में 7-8 झरने तो मैं देख चुका हूँ जो सदियों से अनवरत नॉन स्टॉप अपने आप चल रहे हैं, किसी को नहीं पता कब से चल रहे हैं, पानी के। क्या वो झरने क्रूड ऑयल के नहीं हो सकते थे? कुदरत ने चाहा कि आपको पानी मिले, क्रूड ऑयल आपके लिए नहीं बना है। आपका और क्रूड ऑयल का मेल नहीं है, आपका और क्रूड ऑयल का, खनिजों का, लोहे का, ज्वालामुखियों का आपका संबंध नहीं है। इसलिए उन सब चीज़ों को आपसे दसियों किलोमीटर नीचे रखा गया। मगर आपकी ज़िद है कि हम सबको खींच के ऊपर लाएंगे, अर्थ के ऊपर लाएंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे। हम पेट्रोल पिएंगे,
हम क्रूड ऑयल कैसे पी रहे हैं आप जानते हैं? हम क्रूड ऑयल बर्न करते हैं, एक दिन में 10 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल बर्न करते हैं और उसको सूंघते हैं। ये हमारा वहम है कि वो सारा धुआं ऊपर चला जाता है। बहुत सारा धुआं है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर में प्रेसिपिटेट होता है, हमारे वातावरण में टंगा रहता है। तभी तो आप देख रहे हो ना, पहाड़ नजर आ रहे हैं दूर दूर से। तो ये कुदरत का आदेश हमने उल्लंघन किया, बहुत बहुत बुरा उल्लंघन किया हम धर्म से गिर गए। और ये कुदरत का आदेश है, ईश्वर का आदेश है। जब जब तुम धर्म की बेहद हानि करोगे, हद से ज़्यादा करोगे, तब तब मुझे आना पड़ेगा। तो मैं कोरोना का ईश्वर का अवतार मानता हूँ। ये हमारी पृथ्वी का बड़ा भाई है जो उसकी रक्षा करने को आया है। काश हम सब, और हम लोग तो चलो, आप लोग सब आम इंसान हैं, अपना जीवन के मसलों में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो लोग इन बातों की जिम्मेदारियां लेके बैठे हैं कि कितनी आविष्कार होंगे संसार में। मैं कंपनी को जानता हूँ, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, AT&T, कहते हैं कि संसार में अगर 100 आविष्कार होते हैं तो 70 उसके नाम पे होते हैं, पेटेंट्स 60 या 70 उसके नाम पे होते हैं। तो इन कंपनियों के CEOs को, इन कंपनियों के मालिकों को, इनके सरपरस्तों को कोई संस्था जगा सके, कोई इनको भीतर के अनुभव करा सके, कोई इनको ध्यान में डुबा सके, कोई इनको अंदर से परिचय करा सके अपने आप से, अंदर का कोई आनंद इनको ऐसा उपलब्ध हो जाए कि ये बाहर की इन्वेंशंस, बाहर की दौड़, बाहर की गति, बाहर की दौड़, बाहर जो ये बेहतर से बेहतर, तेज से तेज, ऊंचे से ऊंचा उठना चाहते हैं, और उस चक्कर में, ऊंचे से ऊंचा उठने के चक्कर में ये पृथ्वी को, अपनी जन्म देने वाली माता को नीचे से नीचे गिरा रहे हैं। उन संस्थाओं के लीडर्स, संसार के बड़े से बड़े 5 महाशक्तियों के प्रेसिडेंट्स, PMs, काश ऐसा हो सकता कि ऐसे लोगों को मिलके कोई कॉमन सेंस का लेसन बता दिया जा सके कि अगर आप अभी भी नहीं रुके तो बहुत जल्दी हम इस ग्रह को समाप्त कर लेंगे, ये ग्रह रहने लायक नहीं रह जाएगा। तो बस मित्रों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए छोटा सा इसका एक सोल्यूशन मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। छोटा सा एक सोल्यूशन है। पहले तो आप अपने रोज़ाना के, देखिए, आप ये कह सकते हैं कि हम इसमें क्या करें जी, ये तो बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े साइंटिस्टों के हाथों का गेम है, वो बड़े मगरमच्छ हैं, हम छोटी मछलियाँ, हम क्या कर सकते हैं। फिर भी 4-5 बातें, मैं 2-3 बातें बोल देता हूँ आपके लिए, आप चाहें। और हाँ, कुछ मित्रों ने मुझे ये भी कहा, एक दिन चर्चा चलती थी कि ये कोरोना आप कैसे कह सकते हैं कि ये एनवायरमेंट के लॉस से आया है, या पृथ्वी के साथ बदसलूकी जो हुई है, दुर्व्यवहार, दुष्कर्म हुआ पृथ्वी के साथ, उसकी वजह से आया है। देखिए, मैं एक ही बात पूछता हूँ, क्या ये इत्तेफाक है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले मुल्क के एक शहर में ये पैदा हुआ, चाइना में? क्या ये महज इत्तेफाक है कि आप चेक कीजिए सबसे ज़्यादा इसके मरीज़ कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा बिज़ी, सबसे ज़्यादा कमर्शलाइज्ड शहरों में, जो प्राकृतिक जीवन से बहुत दूर होते गए, जहाँ पे फेसबुक के, गूगल के बड़े से बड़े ऑफिस हैं, बड़े से बड़े सिलिकॉन वैलीज़ हैं, बहुत सब कुछ वहाँ पे टॉप नॉच है, दुनिया की, संसार की लेटेस्ट तरक्की वहाँ पे है। ये क्यों वहाँ पे ज़्यादा है? आप भारत को लीजिए, बॉम्बे और दिल्ली क्यों सबसे ज़्यादा हैं? इसका तरक्की से कुछ तो संबंध होगा। फालतू की इन्वेंशंस, फालतू की जनसंख्या, फालतू की आपाधापी। मैं कई बार सुनता हूँ कि मुंबई में जो लोकल ट्रेन में सफ़र है वो नर्क से कम नहीं है, फिर भी लोग रह रहे हैं वहाँ पर, मजबूरी है। क्यों ऐसा हुआ कि कोरोना दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले मुल्क में पैदा हुआ, और इसका जो नुकसान है, इसका जो असर है, इसका जो हिट हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा सबसे बड़े शहरों में ही हो रहा है। इसका संबंध सीधा हमारी फालतू की एक्सेसिव तरक्कियों से है। क्यों? मिज़ोरम क्यों कम है? मणिपुर क्यों कम है?
क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि दिल्ली में जैसे ही पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर होने लगी तो एक नया शहर बसा दिया जाता, फिर उस शहर में जब 10 लाख से ऊपर हो जाते, एक भी व्यक्ति 10 लाख से ऊपर हो जाता तो फिर तीसरा दिल्ली बना दिया जाता, दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3। आप इतनी कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करेंगे, इतनी अर्बन प्लानिंग तो इस्तेमाल करेंगे कि एक भूभाग के ऊपर, ज़मीन के टुकड़े के ऊपर कितने लोगों को आप रख सकते हैं। मेरी नज़र में मैं समझता हूँ मुंबई में जितने लोग इस वक्त रह रहे हैं वो कम से कम 20 शहर बन जाएं तो वो इतने लोग खुले खुले रह सकेंगे। यही कारण है मिज़ोरम में कम है, मणिपुर में कम है। फिर मेरे मित्र ने कहा नहीं जी ऐसा है, बॉम्बे दिल्ली इसलिए ज़्यादा है, न्यूयॉर्क लंदन इसलिए ज़्यादा है, वहाँ पे फ़्लाइट्स ज़्यादा हैं, फ़ॉरेन वाले ज़्यादा आते हैं। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ जी, हमें इतनी फ़्लाइट्स उड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो पहले ही इतनी फ़्लाइट्स उड़ाने के ख़िलाफ़ हूँ। देयर हैज़ टू बी लिमिट टू द नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स दैट कैन बी फ्लोन ओवर द अर्थ। आप धरती की छाती पे कितनी फ़्लाइटें एक साथ एक समय उड़ा सकते हैं, इस पर कुछ लिमिट तो करेंगे कि नहीं करेंगे आप? आपने ग्लोबल विलेज बना दिया। दुनिया के एक कोने में कोई समस्या हुई, वो उस एक कोने में नहीं रही और सारी दुनिया में फैल गई। इसके पीछे आपका पूरा का पूरा फ्लाइट्स का नेटवर्क जिम्मेदार है ना। और आपकी कॉमन सेंस चलो पहले ही कम थी, कम से कम यहाँ पे आप कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लेते कि फ़्लाइट्स को समय से रोक ही देते। वो भी हमसे नहीं हुआ, उसमें भी हम पीछे रह गए। तो क्यों पौंडीचेरी कम है, क्यों पहाड़ हिमाचल कम है, उत्तराखंड भी कंट्रोल्ड है? हमें अभी भी समझ नहीं आया कि हमें पॉपुलेशन मैनेज करनी होगी या इसको एकदम बढ़ने से रोकना होगा। और हमें स्मार्ट सिटी बना लेंगे हम। अगर स्मार्ट सिटी में भी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई तो फिर स्मार्ट सिटी भी आपाधापी का शिकार रहेगा। तो बहुत लंबा वीडियो ना करते हुए, ऑडियो ना करते हुए, मैं इसके सॉल्यूशंस एक दो आपको बता दूं। आप अपने घर में प्लास्टिक्स की कमी कर सकते हैं। कोशिश करें, पता करें कि अगर आप प्लास्टिक बाहर भी फेंकें, मान लीजिए आज आप कोशिश करते हैं कि घर में जितने भी किचन में डिब्बे हैं हम उनको धीरे धीरे रिटायर करेंगे और प्लास्टिक्स की जगह कांच या स्टील के लाएंगे। तो आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए प्लास्टिक को घर से बाहर फेंकने से पहले कि वो रिसाइकल होगा या नहीं होगा। कोशिश कीजिए। उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं आप जिनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं जो सीधा ओजोन लेयर को हिट करते हैं। आपने देखा है कितनी मछलियां मुस्कुरा रही हैं बनारस के गंगा के घाटों पे, कितनी खुश हैं मछलियां, डॉल्फिन्स, साफ हो गया सब कुछ, पंछी कितने खुश घूम रहे हैं। हमारे यहाँ एक पंछी होता है लॉन्ग टेल मैगपाई, शहर से बाहर ही मिलता हमेशा, लेकिन आजकल घरों के ऊपर घूम रहे हैं, खुश है। आप अपने घर में वुडन फर्नीचर, ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि लकड़ी 5 साल में 10 साल में ख़राब हो जाएगी, लेकिन हम भी तो ख़राब ही हो रहे हैं। हम भी तो हर महीने हर साल पुराने ही पड़ रहे हैं। हम भी तो समाप्त हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि हमारी लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी की चौखट ख़राब हो जाएगी, हम और लगवा लेंगे। और लगाना ही चाहिए, पहले ऐसा ही था। अब हमें हर चीज़ में फाइबर चाहिए, लोहा चाहिए, लोहे की चौखट आ गई है, फाइबर का सब कुछ आ गया है। खैर चलो, ये छोटी छोटी बातें हैं। कार पूल कर सकते हैं, पेट्रोल कम खर्च कर सकें अगर। सबसे बड़ी बात, अपने आसपास जो गरीब बस्तियां हैं या जो अमीर लोग, कैसे भी लोग हैं, उनसे ये डिस्कशन कीजिए। हो सकता है आप किसी को ये ऑडियो सुनाना चाहें ताकि वो सुन के थोड़ा शेकअप हो सके और वो कसम खा सके कि मैं एक ही बच्चे को जन्म दूंगा अपनी शादी के बाद, 2 नहीं करूंगा, 3 नहीं करूंगा। इतना तो कर ही सकते हैं हम। काश हम सभी की कॉमन सेंस हमें बार बार याद दिलाए, बार बार पुकार के कहे सुबह शाम कि हमें इस धरती से जाने से पहले इसको थोड़ा सा बेटर करके छोड़ना है, थोड़ा सा और अच्छा करके जाना है। जैसी मिली थी हमने इसका सत्यानाश कर दिया है। और ये दौर तो बिल्कुल सवा सत्यानाश वाला चल पड़ा था, जिसको कोरोना ने
पृथ्वी के धर्म भाई ने आके बदल डाला और मनुष्यों को एक अलग ही एरा का एहसास हुआ। अगर आज से बहुत सालों बाद पृथ्वी का इतिहास लिखा जाएगा तो जैसे होता है ना, प्री कोरोना काल और पोस्ट कोरोना टाइम्स, इसमें ज़रूर वो बांटना चाहेंगे कि कोरोना से पहले क्या हालत थी। और आपको याद होगा कोरोना आने से ठीक 5-1 महीने पहले, अभी 5 महीने पहले जब कोरोना नहीं आया था तो भारत में बड़ी हलचल थी कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ गया है, CAB आ गया, ये आ गया, बड़े प्रदर्शन धरने सब कुछ चल रहा था। सब शांत कर दिया कोरोना ने। हर आदमी को अपनी सेफ्टी की फिक्र पड़ गई है। अब लोगों के बड़े लंबे लंबे जो प्लान थे, हर रोज़ का प्लान था कि इतना तो कमाना ही है रोज़, इतना तो खींचना ही है काम, इतना तो रज के करना है, भर के चलाऊंगा जीवन की गाड़ी और ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा कि मेरे रिश्तेदार, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर अश अश कर उठे, वाह वाह मेरे दोस्त, वाह मेरे संबंधी, वाह मेरे रिश्तेदार, ये तूने तरक्की की, मज़ा आ गया। अब लोग बोल नहीं रहे होंगे, लेकिन लोगों के भीतर, मैं बहुत लोगों के साथ बात करता हूँ, महसूस करता हूँ कि उनका प्लान बदल रहा है। वो थक रहे हैं भीतर से। वो संसार की फालतू आपाधापी जो कहीं पहुंचाती नहीं है, अचानक छोड़ के जाना पड़ता है। उस फालतू की अंधी दौड़ से लोग थोड़ा सा अब रुकने लगे हैं, ठहरने लगे हैं, ठिठक के देख रहे हैं कि रुक जाओ यार, देख लो कहीं हम बहुत गलत तो नहीं जा रहे थे। और आई एम वेरी श्योर, मुझे पक्का एहसास है, मुझे पक्का ख्याल है कि कोरोना समाप्त जब भी होगा उसके बाद लोग बड़े आराम से शांति से चला करेंगे। लोग भूल नहीं पाएंगे इसको। तो मेरी अपील सभी से, जहाँ भी आपको लगता है एनवायरनमेंट के बारे में कुछ अच्छा किया जा सकता है, और मेरी बहुत बड़ी शुभकामना, मेरी कुदरत से प्रार्थना है, कुदरत से मेरी बार बार प्रार्थना है कि एक ध्यान और शांति की संस्था बने और इतनी फैल जाए कि सबसे ज़्यादा वो वैज्ञानिकों को, टॉप के बड़े से बड़े गॉड पार्टिकल ढूंढने वाले वैज्ञानिकों को, नोबेल प्राइज़ वालों को और राजनेताओं को, बड़े से बड़े बिजनेसमैनों को ट्रांसफॉर्म कर सके, उनके मन को बदल सके। ये मन का ही खेल है, ये मन का ही रचाया हुआ सब कीचड़ है कि वो बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स करता है। फिर मैं मित्रों से कहूँगा कि आप ज़रूर इसको ढूंढ के देखना, इंटरनेट पे मिल जाएगा शायद। एप्पल कंपनी के जो को-फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, उनके आखिरी शब्द क्या थे? मैंने आपको कुछ दिन पहले कॉमन सेंस बिंदु 2 में संसार से जाने वाले कुछ लोगों के सबसे कॉमन जो पछतावे थे वो बताए थे, वो आपको याद ही होंगे। आप उसका ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा पृथ्वी के धर्म भाई कोरोना को, सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, बैठ के सारे बड़े से बड़े विश्व की संस्थाओं को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ है जी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये पाकिस्तान मुकदमे लेके जाता है, चाइना मुकदमे लेके जाता है, भारत मुकदमे। जिस दिन इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पृथ्वी अपना केस लेके आ गई, पृथ्वी अपना मामला लेके आ गई, आप सब जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बड़े से बड़े नेता जवाब नहीं दे पाएंगे। और जब पृथ्वी आएगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो वो गूंगी बहरी नहीं होगी, वो बोलेगी। हो सकता है वो एक ऐसे अर्थक्वेक की शक्ल में बोले, फिर उसके ऊपर रिसर्च होगी जी, ये अर्थक्वेक नहीं था, ये मेगा अर्थक्वेक था, इसके ऊपर भी रिसर्च पेपर बनाएंगे, लेकिन इसकी रूट कॉज में नहीं जाएंगे। RCA एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, रूट कॉज एनालिसिस, जो हमने बहुत सालों में सीखा। हम जीवन की हर चीज़ का रूट कॉज एनालिसिस कर लिया करें। हम नहीं करते हैं, हमें करना चाहिए। तो सभी मित्रों को, सभी जानने वालों को, सभी सुनने वालों को ध्यान और शांति का, आनंद का, सुख की प्राप्ति का, भीतर के अनुभव का मैसेज दूंगा, उसकी शुभकामना दूंगा। आपने समय निकाला,
इतना सुना आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।